हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीजोन फॉर एग्रीकोज प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मदन स्वामी। आज अपने पढ़ेंगे लीची के बारे में। लीची क्या होता है, कहाँ पर प्रोडक्शन, इसका कमर्शियल प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। सबसे ज्यादा भारत में बिहार के अंदर होता है और फर्स्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर ये चाइना के अंदर होता है। तो बात करेंगे अपने लीची के बारे में। लीची बॉटनिकल नेम इसका लीची चाइनेंसिस होता है और इसकी दूसरी स्पीसीज लीची फिलिपाइंसिस के नाम से भी जानी जाती है, जो कि एक जंगली प्रकार है और जिसका ज्यादातर उपयोग है वो रूट स्टॉक के रूप में किया जाता है। तो लीची का रूट स्टॉक अगर आपसे पूछे तो लीची फिलिपींसिस इसका रूट स्टॉक होता है। उसके बाद में लीची चाइनेंसिस होती है, जो कि एक कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण प्रजाति होती है। फैमिली इसकी स्पिनिडेसी होती है। 2n बराबर इसमें 30 पाए जाते हैं। ओरिजिन प्लेस इसका साउथर्न चाइना या ओमान को माना जाता है। इसका जो फल प्रकार होता है वो एरिल टाइप का होता है, याद रखिएगा। 2n बराबर कितने होते हैं, 30 होते हैं। फैमिली इसकी स्पाइनिडेसी होती है और ओरिजिन प्लेस साउथर्न चाइना या ओमान को माना जाता है। फ्रूट टाइप इसका एरिल होता है। नेक्स्ट अपने बात करें जलवायु की, तो जलवायु इसकी सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु होती है। टेम्परेचर इसमें 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से पनप पाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कैसी होती है, सब ट्रॉपिकल प्लांट होता है, उपोष्ण कटिबंधीय प्लांट्स होता है, जो कि नॉर्थन या मिड भारत सेंटर जो इंडिया है उसके अंदर ज्यादातर ये उगाया जाता है। सोइल की बात करें तो सैंडी लोम सोइल्स इसको चाहिए। पीएच उदासीन पीएच पर ये ज्यादा पनपती है, पीएच 5.5 टू 7.5। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो लीची होती है वो एसिडिक, जो स्लाइटली एसिडिक सोइल्स होती है उसमें ज्यादा पनपती है और यह वाटर लॉगिंग एंड फ्रोस्ट के प्रति बहुत ही क्या होती है, सेंसिटिव होती है। लीची का प्लांट है वो, उसके बारे में अपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं हर प्लांट के बारे में, उसी तरीके से अपने लीची के बारे में पढ़ेंगे। लीची एक लोकप्रिय उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार फल है, यानी ये क्या है, डेसिडियस प्रकार का नहीं है। पतझड़ी इसमें ऋतु है वो नहीं आती है, पत्ते इसके झड़ते नहीं है, सदाबहार फल है। लीची है वो उत्तरी भारत में मई जून के दौरान उपलब्ध होता है। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर भारत में लीची का फल मार्केट में कब आता है, मई जून के अंतर्गत आता है। चीन के बाद भारत दुनिया में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में लीची है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है, बिहार में होती है। लीची है वो नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। इसको फल को पेड़ से उतारने के बाद में ये नहीं पकता है, पेड़ पर ही पकता है। इस प्रकार से ये बंच के रूप में फल है इसके लगते हैं, गुच्छों के रूप में पेड़ पर फल है वो पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा लीची है वो एक उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल प्लांट है। भारत में उत्तरी भारत में इसकी कटाई है वो मई जून में मार्केट में ये उपलब्ध होता है और सबसे ज्यादा चीन में, दूसरा नंबर भारत का। भारत में सबसे पहला स्थान किसका है, बिहार का, और ये नॉन क्लाइमेटिक फल है। इसके यूज और कहां पर ये उपभोग किया जाता है, तो लीची को आमतौर पर टेबल फ्रूट के रूप में खाया जाता है, यानी ये डायरेक्ट क्या आता है, टेबल पर आता है और वहां से इसे क्या कर लिया जाता है, अपटेक कर लिया जाता है। ज्यादातर इसकी प्रोसेसिंग है वो नहीं की जाती है। प्रोसेसिंग करके भी इसका कुछ डिब्बाबंदी भी इसकी की जा सकती है, देखिए। लेकिन चीन में यह सूखे फल या डिब्बाबंद में बहुत लोकप्रिय है, जो चीनी खाद्य पदार्थों के बीच में प्रसिद्ध है। फलों से एक अत्यधिक सुगंधित स्क्वेश भी तैयार किया जा सकता है, यानी इसे अपने प्रोसेसिंग करके डिब्बाबंदी भी की जा सकती है फर्दर यूज के लिए, और इसे स्क्वेश भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अपने बात करें द फ्रूट आर रिच इन, किस किस रूप में फ्रूट्स के अंदर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसके अंदर शुगर है वो 10 से 22% पाई जाती है। अम्ल है वो 0.2 से 0.6% होती है और प्रोटीन है वो 0.7%, फैट है वो 0.3%, मिनरल इसमें 0.7% तक होते हैं। इसका TSS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 20 to 30% होता है और वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन सी भी रहता है इसमें। 64 मिलीग्राम पर 100 ग्राम इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें पैक्टिन भी पाया जाता है 0.4%। आदि इसके अंदर महत्वपूर्ण न्यूट्रिशनल फैक्टर पाए जाते हैं। इसी कारण लीची को एक बैलेंस डाइट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो विटामिन सी की अगर कमी होती है जहां पर, तो वहां पर लीची खाने का सुझाव है वो दिया जाता है। विटामिन सी कितना होता है इसमें, 64 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। नेक्स्ट अपने वैरायटीज की बात करें तो पूरे भारत में लीची की खेती होती है और विभिन्न राज्यों के लिए अनुसूचित जो महत्वपूर्ण किस्म है वो निम्न प्रकार है, जैसे बिहार में शाही, चाइना, पूर्वी, रोज कैंडेड, कस्बा, ये सारी बिहार में उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में देहरादून, सहारनपुर, पंजाब और हरियाणा में सहारनपुर, देहरादून, कलकत्ता, मुजफ्फरपुर, सीडलेस लेट और रोज कैंडेड वैरायटीज होती है वो क्या होती है, लीची की होती है। वेस्ट बंगाल, बॉम्बे, चाइना, बेदाना, इलायची, ये सारी वैरायटीज भी इसकी इंडिया के अंदर कल्टीवेटेड जो कल्टीवर हैं वो है। उसके बाद में जो
विदेशी एग्जोटिक इसकी वेराइटीज है, उसको अगर अपने देखें तो हाकिप, ताइसो, वाइची, ब्रिवेस्टर, गीकी आदि इसकी एग्जोटिक वेराइटीज है वो रहती है। तो याद रखिएगा आप, बिहार के अंदर शाही, चाइना, पूर्वी, रोज कैंडेड और कस्बा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर देहरादून, सहारनपुर, और पंजाब और हरियाणा के अंदर सहारनपुर, देहरादून, कलकत्ता, मुजफ्फरपुर सीडलेस लेट और रोज कैंडेड वेराइटीज है वो अवेलेबल हैं। देखिए वेराइटीज इसकी बहुत सारी वेराइटीज रहती है। जैसे ये रोज कैंडेड है तो इसके अंदर से जो फ्लेवर आएगा वो रोज का फ्लेवर आएगा, ठीक है, यानी जो सुगंध आएगी अपने को वो रोज के फूल के अंदर जैसी फ्लोर के अंदर आती है उसी तरीके की अपने को फ्लेवर है वो प्राप्त होता है। वेस्ट बंगाल, बॉम्बे, चाइना, बेदाना, इलायची, बेदाना और इलायची, इलायची किसकी वेराइटी होती है, बेदाना तरबूज की होती है, इलायची बेर की भी होती है। उसके बाद में इसकी जो चाइनीज वेराइटीज है हाकिप, ताइसो, वाइची, ब्रिवेस्टर, गीकी, ये सारी की सारी वेराइटीज है वो भी भारत के अंदर कल्टीवर के रूप में उगाई जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें प्रोपगेशन की, तो प्रवर्धन देखिए इसका ग्राफ्टिंग के द्वारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लीची का जो प्रोपगेशन होता है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ सकता है। ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग, देखिए एयर लेयरिंग इसकी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड होता है जो कि कमर्शियल प्रोपेगेटेड होता है। ग्राफ्टिंग भी की जाती है और एयर लेयरिंग भी की जाती है। इसको एयर लेयरिंग करते समय अपने कौन से घोल से उपचारित करते हैं, 500 ppm इंडोल ब्यूटारिक एसिड से, जो कि एक प्रकार का ऑक्सीजन होता है और ये जड़ों को रूट इलोंगेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो कमर्शियल प्रोपेगेटेड है वो किससे होता है, ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग के द्वारा। उसके बाद में स्टेम कटिंग से भी इसका प्रोपेगेशन संभव है। सेमी हार्डवुड कटिंग से भी इसका प्रवर्धन है वो संभव है। स्टूलिंग मेथड भी इसमें अपनाया जाता है, जो कि सबसे बेस्ट किसका है, गुआवा का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोपेगेशन इसका किससे होता है, ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग के द्वारा इसका प्रोपेगेशन होता है। अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए आपको तो सबसे पहले, कोई सा भी ऑप्शन में मिल जाए आपको तो सबसे पहले आपको किसको प्रेफर करना है, एयर लेयरिंग को प्रेफर करना है। एयर लेयरिंग इस प्रकार से लीची के अंदर की जाती है। यहाँ पर इसमें मोस जो ग्रास होती है उसको साथ अपने इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और विभिन्न जो न्यूट्रिशनल मैटर होता है वो उसको भर के अपने क्या कर देते हैं, टंगा देते हैं। और जब भी यहाँ से कोई भी जड़ इसमें प्रस्फुटन होता है तो इसको काट के अपने दूसरा प्लांट के रूप में यूज है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट अपने बात करें वाइंड ब्रेक की, तो देखिए इसका पौधा होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये फ्रोस्ट और जो ठंडी हवाएं होती है और वाटर लॉगिंग होती है उससे बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव होता है, इसीलिए इसको बचाने के लिए कुछ मात्रा में अपने को वाइंड ब्रेक लगाने चाहिए। गर्मियों में गर्म हवा से इसको बचाना चाहिए और सर्दियों में ठंडी लहरों के कारण लीची के पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अपने बाउंड्री के चारों ओर उपयुक्त हवा ब्रेक लगाने की सलाह दी जाती है। उसके बाद में प्लांटिंग अगर बात करें तो जून से अगस्त के अंदर यानी रेनी सीजन्स के अंदर, और इसमें रो इनटू प्लांट की दूरी है वो कितनी रखी जाती है, 8 to 8 मीटर और 10 to 10 मीटर स्क्वायर सिस्टम में इसको लगाया जाता है। पिट साइज है वो 1 घन मीटर होता है, 1 क्यूबिक मीटर। प्रत्येक गड्ढे में अपने 30 से 40 किलो FIM डालते हैं, 2 किलोग्राम बोन मील डालते हैं और 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास को डाला जाता है जिसे पोटेशियम क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये गड्ढे को भरते समय अपने को इसके अंदर डालना चाहिए। उसके बाद में इरिगेशन की बात करें तो पादप नमी तनाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। जहाँ पर पानी बहुत कम है, पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी ये क्या हो जाता है, बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। पानी इसको पर्याप्त मात्रा में चाहिए। गर्म मौसम में जो सप्लीमेंट्री इरिगेशन है वो प्रदान की जाती है, बीच बीच में अपने इरिगेशन इसको देते रहते हैं। गर्म जलवायु में मल्चिंग का भी प्रयोग किया जाता है। अगर गर्म जलवायु जैसे सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पर ज़्यादातर गर्म जलवायु होती है तो उस टाइम में अपने क्या करते हैं, मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री इरिगेशन क्या होती है, जब अपने खेत को इरिगेटेड कर रहे हैं या खेत में वर्षा के रूप में रेनफेड अपने लगा रहे हैं तो उस समय अगर अपने पास पानी की कमी है तो बीच बीच में जो सिंचाई दी जाती है जिससे पौधा है वो हरा बना रहे, उसे सप्लीमेंट्री इरिगेशन कहते हैं। उसके बाद में अपने बात करें मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन की, तो खाद और उर्वरक की अपने बात करें तो लीची को पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो बहुत होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी से वृद्धि है वो रुक जाती है, फूल आना बंद हो जाते हैं। इसके लिए पोषक तत्वों को उपयुक्त अनुप्रयोग बेहतर उत्पादन है वो सुनिश्चित करेगा। और उर्वरकों की अनुसूचित खुराक है वो निम्न प्रकार है। इसके अंदर फर्स्ट ईयर में अपने प्रयोग करते हैं 75 किलोग्राम पर NPK का रेशो रखा जाता है। सेकेंड ईयर के अंदर 100-25-100 का। उसके बाद में थर्ड ईयर के अंदर अपने क्या करते हैं
इसको बढ़ा देते हैं 150, 50, 100, 150। उसके बाद में फोर्थ ईयर के अंदर 250, अपने 250, और उसके बाद में फिफ्थ ईयर के अंदर अपने क्या करते हैं 600, 200, 600। तो आपको इसको क्रम वाइज याद करना है। देखिए दोनों में 25, 25, फिर 50, 25 को बढ़ाया, फिर 25 बढ़ाया, और यहाँ पर ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा। अगर आपको इतनी मात्रा में ये मैटर याद रह जाता है तो एग्जामिनर है वो अच्छे से आपको इसी प्रकार जोड़ के आपको याद करना। देखिए यहाँ पर भी 25 बढ़ा रहा है, यहाँ पर 50 बढ़ा रहा है, फिर यहाँ पर 100 बढ़ा रहा है, फिर यहाँ पर अपने आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो मॉडिफाइड सेंट्रल सिस्टम इसके अंदर रखते हैं। देखिए सेंट्रल सिस्टम में क्या होता है, ट्रेनिंग की अगर बात करें तो सेंट्रल सिस्टम में इस प्रकार का पौधा होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पौधे को इस प्रकार से बढ़ने दिया जाता है ताकि इसमें सेंट्रल सिस्टम भी आ जाए और मॉडिफाइड भी इसका हो जाए, ताकि पौधा है वो अधिक छितराव कर ले और ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग, वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज्यादा से ज्यादा हो। प्रूनिंग है, इसमें प्रूनिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। फ्लोरिंग देखिए समय जनवरी फरवरी के अंदर होता है। फूल आने हेतु तापमान है 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड 2 मंथ के लिए इसको चाहिए। फ्लोरिंग हैबिटेट होती है वो टर्मिनल होती है, और करंट सीजन वुड पर ये ग्रोथ है वो उसी पर फ्लोरिंग आते हैं। तो देखिए टर्मिनल का मतलब होता है कि शाखा के लास्ट छोर पर ही फूल आएंगे। देखिए यहाँ पर लास्ट छोर पर ही फूल आएंगे, और फूल भी किस पर आएंगे, जो इस साल नई फुटान हुई थी उस पर फूल आते हैं। फूल आने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड 2 महीनों के लिए। वैसे इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस पर ये अच्छी तरह से पनपती है। फ्रूट सेट बहुत ही कम होते हैं इसमें। फ्रूट ड्रॉप होती है वो भी बहुत ज्यादा इसके अंदर पाया जाता है, क्योंकि फ्रूट सेट कम होने का कारण क्या होता है, क्योंकि फूल है इसके झड़ जाते हैं। फ्रूट सेट के 4 सप्ताह बाद कम पानी निषेचन आदि के कारण है वो फ्रूट ड्रॉप की समस्या है पाई जाती है। इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं अपने, फूल खुलने से 20 से 30 ppm, फूल खुलने से पहले 20 से 30 ppm अपने जिब्रेलिक एसिड और 2,4-D 20 ppm का अपने छिड़काव करते हैं। और बाकी अगर अपने बात करें अन्य प्रैक्टिस की तो ग्रिडलिंग और सेंटरिंग की जाती है। ग्रिडलिंग और सेंटरिंग का मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए तना है, इसके ऊपर से बार्क अपने उतार देते हैं ताकि जो भी इसका फ्लोएम को हटा दिया जाता है, ताकि जो भी अपने रूट तक फूड जा रहा था उसको रोक दे, और ये फूड है वो फूलों के काम में आ सके, फ्रूट सेट के अंदर काम में आ सके। इसी को ग्रिडलिंग और सेंटरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें फ्रूटिंग, तो ग्राफ्टेड और लेयर्ड जो अपना ट्री होता है वो 3 से 4 साल के अंदर फलन है वो देना स्टार्ट कर देता है। सीडलिंग प्लांट है वो 8 से 12 साल के अंदर, और फ्रूट रिपन है वो अप्रैल और मई के अंदर पकते हैं। तो याद रखिएगा ग्राफ्टेड और लेयर्ड जो प्लांट होता है वो 3 से 4 साल के अंदर अपने को फल देना स्टार्ट कर देता है, और जो सीडलिंग प्लांट होता है वो 8 से 12 साल का पुराना होने पर अपने को क्या कर देता है, फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है। और फ्रूट इसके अप्रैल एंड मई के अंदर परिपक्व होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें हार्वेस्ट एंड यील्ड की, तो ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। फुल मैच्योर स्टेज में इसको तोड़ा जाता है। फूल आने के 55 से 60 दिन बाद में क्या हो जाता है, पक जाता है। जैसे देखिए हमने पहले भी बात की कि फूल आने का समय जनवरी फरवरी होता है, पकाव का समय इसके अंदर कितना होता है, अप्रैल और मई के अंदर। तो इसी से अपने कह सकते हैं कि 55 से 60 दिन बाद में फूल है वो पक जाते हैं। मई जून के अंदर अपने को फल है वो तोड़ लेने चाहिए। इसमें मैच्योरिटी इंडेक्स क्या होता है, परिपक्वता अपने कैसे जांचेंगे, तो जो इसकी एपिकार्प होती है, ऊपरी जो बाह्य फल बीती होती है वो क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है, और इसका रंग है वो ग्रीन से क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, गुलाबी कलर की हो जाती है। हरे से गुलाबी रंग में बदलना लीची का परिपक्वता का सूचक है। परिपक्वता सूचक अपने मैच्योरिटी इंडेक्स देखिए, जिस प्रकार से आप तरबूज तोड़ते हैं खेत से, तो उसमें 2 प्रकार की साउंड आती है, डल एंड जो आयरन साउंड्स होती है। तो डल साउंड्स होती है उसको इंडेक्स माना जाता है, एक मैच्योरिटी इंडेक्स माना जाता है। उसी प्रकार से इसके अंदर भी क्या होता है, ग्रीन से पिंक में होना क्या माना जाता है, परिपक्वता सूचकांक माना जाता है। उपज की अगर बात करें तो भारतीय परिस्थितियों में लगभग 80 से 150 किलोग्राम फल प्रति वृक्ष अपने को प्राप्त हो जाते हैं। 80 से 150 किलोग्राम प्रति वृक्ष अपने को फल है वो प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए स्टोरेज इसका किस प्रकार से करते हैं। फलों को कमरे के तापमान के तहत 2 से 3 दिनों तक अधिक के लिए संग्रहित नहीं किया जा सकता है, यानी रूम टेम्परेचर पर अपने 2 से 3 दिन तक इसको
संग्रहित कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। परंतु छिद्रित पॉलीथीन बैग में 1.6 से 7.2 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इसे 5 सप्ताह तक संग्रहित किया जा सकता है। यानी स्टोरेज टेम्परेचर कितना 1.6 to 7.2 डिग्री सेल्सियस, और वो भी 5 वीक के लिए, जिसमें क्या करते हैं अपने पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं अपने छिद्रित कर देते हैं, और इसके अंदर ये कितने दिनों तक 5 सप्ताह तक संग्रहित इसको रखा जा सकता है। 250 ppm अगर इथ्रेल अपने डालते हैं, उसके इथाइलिन के घोल होता है उसे इथ्रेल बोलते हैं, तो डुबोने से फलों का रंग है उसमें सुधार होता है और ये मार्केट में अट्रैक्टिव प्राइस के अंदर बिकता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो फ्रूट क्रैकिंग इसमें सबसे ज्यादा होता है। फलों का फटना किस कारण होता है, तापमान में उतार चढ़ाव के कारण, लंबे समय तक शुष्क वातावरण के कारण, उसके बाद में भारी बारिश हो जाए, फलों के विकास के दौरान ओलावृष्टि हो जाए, या बोरोन की कमी से फल है वो फटने लगते हैं। इसके लिए अपने 2,4-D 10 ppm, GA3 20 ppm या बोरोन 0.4% का छिड़काव करके या बोरेक्स 0.5% का छिड़काव करके भी अपने इसको रोका जा सकता है। पेस्ट की बात करें तो पेस्ट इसमें माइट्स लगते हैं जिसे इरियोफाइस लीचीज के नाम से जाना जाता है। सिम्टम की बात कर लें तो लीव्स है वो इस प्रकार से कर्लिंग हो जाती है, इस प्रकार से क्या हो जाती है कर्ल्ड हो जाती है। और कैटरपिलर है वो इंडरबाला टेट्रोनिस के नाम से जाना जाता है। पहला माइट्स, दूसरा कैटरपिलर। डिजीज की बात करें तो स्टोरेज रोट फैलता है इसमें, जिसे जियोट्राइकम कैंडियम, ये एक प्रकार का फंगस होता है, उसी के कारण ये फैलता है। इस प्रकार की माइट्स होती है। और कैटरपिलर माइट्स क्या कर देती है, लीफ को कर्लिंग कर देती है। उम्मीद करता हूँ आपको लीची का पार्ट है वो अच्छे से आपने रीड किया होगा। आप अभी PDF पढ़िए। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।